हेलो गाइस, वेलकम टू आरपी एकेडमी। तो आप सभी लोग जानते हैं NIACL का वैकेंसीज आ चुका है एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर्स के लिए और यहाँ पर 266 वैकेंसीज हैं। पूरा का पूरा नोटिफिकेशन जैसा कि आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं, मैं अब आपके साथ में डिस्कस करने वाली हूँ। तो स्टार्ट करते हैं हम बिना किसी देरी के। तो सबसे पहले अगर मैं बात करूं यहाँ पर ऑनलाइन एप्लीकेशंस के लिए, अब आपका जो पोर्टल है वो कब स्टार्ट होगा, वो आपका ओपन हो रहा है 12th ऑफ जून को। तो कल ये पोर्टल आपका स्टार्ट हो जाएगा 12th ऑफ जून 2025 को। इसके अलावा लास्ट डेट रजिस्ट्रेशन की है 3rd ऑफ जुलाई। ठीक है, 3rd जुलाई को यहाँ पर आपकी रजिस्ट्रेशन जो है बंद हो जाएगी और मैं आपको सजेस्ट यही करूंगी कि आप 2nd ऑफ जुलाई तक ही अपना रजिस्ट्रेशन कंप्लीट कर लें, इससे ज्यादा डिले ना करें। फिर अगर हम बात करें पेमेंट की, तो पेमेंट भी आप यहाँ पर केवल 12 जून से 3 जुलाई तक ही कर सकते हैं। एग्जाम कब है? एग्जाम आपका 20th ऑफ जुलाई को है। ये टेंटेटिव डेट है, बट ऑफ कोर्स यहाँ पर प्रीलिम्स जो है वो आपका 20th जुलाई को हो जाएगा। बात करें यहाँ पर कि भाई कॉल लेटर्स कब आते हैं, तो कॉल लेटर्स यूजुअली जो है वो आपके 10 दिन पहले आ जाते हैं, तो वो आपको तभी तभी नोटिफाई कर दिया जाएगा यहाँ पर, बिकॉज एग्जाम जो है वो और लास्ट डेट ऑफ नोटिफिकेशन में ज्यादा दिन का डिफरेंस नहीं है, तो 5 डेज आपका मैक्सिमम ले सकता है। अगर हम बात करें यहाँ पर फेज 2 एग्जामिनेशन की, तो फेज 2 आपका रहेगा 31st ऑफ अगस्त का। ठीक है, 31st ऑफ अगस्त में आपको फेज 2 यहाँ पर देखने के लिए मिलेगा। अब अगर हम बात करें कैंडिडेट्स के लिए, इन्होंने बोला है कि केवल ऑनलाइन मोड में ही आप एप्लीकेशंस फिल कर सकते हैं। जैसा कि आपको पता ही है, यहाँ पर आपको ऑनलाइन ही अब मिलती हैं एप्लीकेशंस, पहले क्या होता था फिजिकल फॉर्म में भरना देता था। ठीक है, अब वैकेंसीज यहाँ पर मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है कि आपके लिए किस तरह की वैकेंसीज हैं। तो देखो, अगर हम बात करें यहाँ पर स्पेशलिस्ट वैकेंसीज की, तो टोटल 96 वैकेंसीज तो आपके स्पेशलिस्ट पोस्ट में आ जाती हैं। लेकिन अगर बात करें जनरलिस्ट की, तो जनरलिस्ट में आपको टोटल 170 पोस्ट मिल रही हैं, जिसमें जनरल कैटेगरी के लिए 68 पोस्ट है। ठीक है, ओबीसी के लिए आपके पास में 47 पोस्ट है, एससी के लिए 26 है, एसटी के लिए 12 है, ईडब्ल्यूएस इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन के लिए आपके पास 17 सीट्स हैं। और अगर हम बात करें पर्सन विद डिसेबिलिटी की, तो उनके लिए आप देख सकते हैं ए बी सी डी एंड डी कैटेगरी में कोई भी वैकेंसीज नहीं है, सी कैटेगरी में कोई वैकेंसीज नहीं है, ए में 3 है और बी में आपके लिए 1 रहेगी। ठीक है, तो इस तरीके से आपके पास में ये हो जाती है जनरलिस्ट वैकेंसीज। अच्छा, अब आती है बात की भाई हमारे पास में स्पेशलाइज्ड वैकेंसीज कितनी है। तो स्पेशलिस्ट में सबसे पहले तो डॉक्टर्स के लिए आप देख सकते हैं 10 वैकेंसीज है। एमबीबीएस का क्वालिफिकेशन मांगा है। जनरल में 4, ओबीसी में 3, एससी में 1, एसटी में 1, ईडब्ल्यूएस में 1। ठीक है, लीगल में आपके पास 20 वैकेंसीज आई हैं, फाइनेंस में 20 वैकेंसीज आई हैं, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में भी 20 वैकेंसीज हैं, ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग में भी आपको 20 वैकेंसीज मिल रही हैं। अगर बात करें स्पेशलिस्ट बैकलॉग, बैकलॉग क्या है कि लास्ट टाइम जब हमने नोटिफिकेशन निकाला तो ये कुछ वैकेंसीज फिल नहीं हो पाई, तो फाइनेंस में 1 वैकेंसी है, तो टोटल आपके पास 21 वैकेंसीज हो जाती हैं फाइनेंस में। डॉक्टर की अगर हम बात करें तो 4 वैकेंसीज और ऐड हो जाती हैं, और ऑटोमोबाइल इंजीनियर्स के लिए 1 वैकेंसी। ठीक है, चलिए अब आगे अगर हम बात करें यहाँ पर कि जो कैंडिडेट्स हैं, ठीक है, अब इनके लिए यहाँ पर बेसिकली वो क्रीमी लेयर वगैरह वाली बात की है कि उनको ओबीसी सर्टिफिकेट नहीं मिलेगा, जो कि आपके क्रीमी लेयर में ओबीसीज आते हैं। ठीक है, वो तो आप सभी को पता ही है। इसके अलावा यहाँ पर और क्या क्या चीजें इन्होंने बोली है, इन्होंने बोला है कि जो रिजर्वेशन है ईडब्ल्यूएस के लिए, वो भी आपका 31st ऑफ जनवरी 2019 से ही स्टार्ट जो हो रहा था उसके अंडर आएगा। ठीक है, अच्छा, अब यहाँ पर सर्विस कंडीशंस की सबसे पहले बात करो, तो सबसे सर्विस कंडीशन में इन्होंने बोला है कि जो पहली पोस्टिंग होगी आपकी, जो आपकी फर्स्ट पोस्टिंग है, वहां पर आपको मिनिमम 5 साल का स्टे मिलेगा। तो जो कैंडिडेट्स यहाँ पर स्पेशलिस्ट ऑफिसर में वो हुए हैं, सिलेक्ट होंगे, उनके लिए यहाँ पर मिनिमम 10 साल का रहेगा और जनरलिस्ट पोस्ट पर 5 साल का। ठीक है, प्रोबेशन की अगर हम बात करें, तो प्रोबेशन पीरियड आपका यहाँ पर 1 साल का रहता है। प्रोबेशन में कुछ खास नहीं होता है, प्रोबेशन बेसिकली इस तरह से होता है कि कंपनी आपको उतनी एम्प्लॉय राइट्स नहीं देती है जितनी कि आपको प्रोबेशन कंप्लीट होने के बाद मिलता है। ठीक है, तो ये एक काइंड ऑफ अ ट्रेनिंग टाइम होता है, जिसमें कि आपकी ट्रेनिंग भी चलती है, आप फुल टाइम ज्वाइन भी कर लेते हो, बट यहाँ पर कुछ कंडीशंस रहती हैं कंपनीज की।
फिर आती है बात यहाँ पर गारंटी बॉन्ड की। तो यहाँ पर अगर आपको मिनिमम 4 साल का, ठीक है ना, प्रोबेशन पीरियड इंक्लूड कर मिनिमम 4 साल NISCL को सर्व करना होगा, और यहाँ पर अगर आप ऐसा नहीं करते हो तो आपको क्या करना पड़ेगा, 1 साल की जो ग्रॉस सैलरी है और यहाँ पर प्रोबेशन के टाइम का भी आपका इंक्लूड कर ये लेंगे, एंड आपको वो पैसा जो है NISCL को बॉन्ड के फॉर्म में देना पड़ेगा। ठीक है, चलिए इसके बाद में इमोल्यूमेंट्स एंड बेनिफिट्स की अगर हम बात करें तो बेसिक पे इज वेरी हाई हियर। बेसिक पे आपकी 50,925 रुपए है। ठीक है, इसमें आपके पास में सिर्फ बेसिक पे अगर इतना होता है ना तो सैलरी तो काफी हाई चली जाती है आपकी। तो ये बोल रहे हैं कि टोटल इमोल्यूमेंट्स अगर हम मिलाकर बात करें तो 90,000 रुपए तक की आपकी इसमें सैलरी रहेगी। ठीक है, तो 90,000 रुपए तक आपको मेट्रोपॉलिटन सेंटर्स में सैलरीज मिल जाएंगी, जिसमें कि आपको अलग अलग बेनिफिट्स मिल जाते हैं, जैसे पेंशन मिल जाएगी न्यू पेंशन स्कीम के अंडर। ठीक है, ग्रेचुइटी बेनिफिट्स मिल जाते हैं। इसके अलावा आपको क्या मिल जाता है, लीव ट्रैवल कंसेशंस मिल जाते हैं, मेडिकल बेनिफिट्स मिल जाते हैं, पर्सनल एक्सीडेंट इंश्योरेंस मिल जाता है। इसके अलावा अगर हम बात करें यहाँ पर जो डॉक्टर्स अप्लाई कर रहे हैं, ठीक है, जो एलिजिबल डॉक्टर्स हैं उनके लिए आप देखेंगे कि नॉन प्रैक्टिसिंग अलाउंसेस जो है वो आपके 25% ऑफ बेसिक पे भी एक्स्ट्रा मिलेंगे। ठीक है, 90,000 रुपए का सैलरी के अलावा 25% जो उनका बेसिक सैलरी रहेगा उसमें भी उनको नॉन पैकिंग अलाउंसेस मिलेंगे। अब इसके अलावा यहाँ पर एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की बात हो रही है, तो जो MBBS लोग अप्लाई करेंगे, ठीक है, डॉक्टर्स जो अप्लाई कर रहे हैं उनके लिए बोला गया है कि यहाँ पर आपके पास MBBS, MD, MS या फिर PG डिग्री होनी चाहिए, मेडिकल डिग्री। ठीक है, लीगल में आपके पास में ग्रेजुएट होने चाहिए और पोस्ट ग्रेजुएट होने चाहिए लॉ में। और परसेंटेज की बात करें तो मिनिमम 60% मार्क्स आपके आने चाहिए, और अगर आप SC/ST कैटेगरी से हो तो यहाँ पर आपके मिनिमम परसेंटेज 55% होना चाहिए। बात करें अगर फाइनेंस की तो यहाँ पर चार्टेड अकाउंटेंट CAs के लिए है, ये कॉस्ट अकाउंटेंट्स के लिए है। ठीक है, या फिर BCom MCom कर आप कर सकते हैं। तो बेसिकली आप पोस्ट ग्रेजुएट होने चाहिए और फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी, जिसमें अगेन आपको 60% मार्क्स चाहिए। BCom MCom में आपके पास मिनिमम 60% के मार्क्स होने चाहिए। अगर बात करें IT की तो यहाँ पर BE, BTech, ME, MTech ये सब आपका कंप्यूटर सोशल साइंस या इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, MCA इन सब में देखने के लिए मिलेगा। इसके अलावा अगर हम यहाँ पर बात करें, आपको 60% मार्क्स एटलीस्ट मिलने चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर आपको बेसिकली BE, BTech कर रखो या तो आप, या फिर MTech कर लो, ME कर लो, या फिर यहाँ पर MCA भी आप हो सकते हो। ठीक है, BCA MCA का कोर्स रहता है ना, तो वो आप कर सकते हैं, बस आपको 60% मार्क्स चाहिए और 55% हमारे SC/ST कैटेगरीज में जाता है। ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग में अगेन आपको BE, BTech, ME, MTech जो है वो ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग में मांगा गया है, और यहाँ पर या फिर MTech आपकी किसी भी अदर ब्रांच ऑफ इंजीनियरिंग में हो सकती है, जिसके साथ साथ आपके पास डिप्लोमा होना चाहिए ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग में। ठीक है, अगेन परसेंटेज वही रहेगी 60% और SC/ST के लिए 55%। जर्नलिस्ट ऑफिसर्स की बात करें तो आप यहाँ पर ग्रेजुएट, पोस्ट ग्रेजुएट होने चाहिए किसी भी स्ट्रीम में, और रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से होने चाहिए, 60% मार्क्स आपके पास होने चाहिए, और SC/ST कैटेगरी से हो तो अगेन 55% मार्क्स की जरूरत रहेगी। ठीक है, अब यहाँ पर पूरी की पूरा आपको बोला गया है कि भाई या तो आपको यहाँ पर जो भी डिग्री मिली हुई है वो UGC के थ्रू मिलनी चाहिए, या AICTE जो आपका टेक्निकल इंस्टीट्यूट होते हैं ना, जैसे BTech वगैरह जो होता है, तो यहाँ पर उन लोगों के थ्रू अप्रूव्ड कॉलेजेस या यूनिवर्सिटीज से ही मिलना चाहिए। ठीक है, इसके अलावा ये क्वालिफिकेशन आपको 1 मई 2025 तक मिल जानी चाहिए। अगर हम एज की बात करें तो एज आपकी मिनिमम यहाँ पर कितनी होनी चाहिए, एज आपकी यहाँ पर 21 साल से लेकर 30 साल के बीच में होनी चाहिए। अच्छा, मैक्सिमम एज आपकी 1 मई तक ली गई है कि 1 मई तक यहाँ पर आपकी एज जो है 1 मई तक हम कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, तो अगर यहाँ पर आपका DOB जो है 30th अप्रैल 1995 भी है तो आप अप्लाई नहीं कर सकते हैं। राइट, यहाँ पर आपको ध्यान रखना है
कि आपकी एज मिनिमम जो है 1 मई को कितना होना चाहिए, 30 साल। इसके अलावा यहाँ पर 21 साल की भी एज आपकी कब की ली गई है, यहाँ पर 1 मई से ही ली गई है। ठीक है, अगर किसी का यहाँ पर ये बोल रहे हैं कि कोई कैंडिडेट जो है वो 2 मई 1995 से पहले पहले बॉर्न हुए हैं, तो या फिर यहाँ पर, ठीक है, वो यहाँ पर उनको नहीं अप्लाई कर सकते हैं, और ना ही वो लोग अप्लाई कर सकते हैं जिनका डीओबी जो है वो 1 मई 2024 के बाद में है। ठीक है, तो अगर आपका डीओबी जो है वो 2 मई 2004 है तो आप भी अप्लाई नहीं कर सकते। अगर यहाँ पर आपका डीओबी 30 अप्रैल 2025 है तो भी आप अप्लाई नहीं कर सकते हैं। ठीक है, अच्छा, इसके अलावा यहाँ पर शेड्यूल्ड ट्राइब्स के लिए 5 साल का एज रिलैक्सेशन है, और ओबीसी के लिए 3 इयर्स का, पर्सन्स विद बेंचमार्क डिसेबिलिटीज के लिए 10 इयर्स का, एक्स सर्विसमैन के लिए 5 इयर्स का। इसके अलावा डिफेंस सर्विस पर्सनल्स जो हैं उनको यहाँ पर 3 साल का मिल जाएगा, एंड एग्जिस्टिंग कंफर्म्ड एम्प्लॉइज जो हैं पब्लिक सेक्टर जनरल इंश्योरेंस कंपनीज में, जैसे कि जीआईसी हो गया, एग्रीकल्चर इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड हो गया, उनको 8 साल का एज एक्सटेंशन जो है वो मिल जाता है। राइट, इसके अलावा यहाँ पर और क्या चीजें हैं, आपको कुछ डेफिनेशंस वगैरह प्रोवाइड कर रखी हैं कि एक्स सर्विसमैन ये लोग किसको लेते हैं, पर्सन विद बेंचमार्क डिसेबिलिटी में कौन कौन आएगा। तो वो सब अगर आपको नहीं पता है तो अलग से मुझे बता दीजिएगा, अदरवाइज मेजरली सभी लोगों को पता होता है अपनी कैटेगरीज के बारे में। आगे बात करते हैं सिलेक्शन प्रोसीजर आपका क्या रहेगा। तो सबसे पहले तो आपके पास फेज 1 प्रीलिम एग्जाम रहेगा। अगर फेज 1 प्रीलिम एग्जाम की बात करें तो यहाँ पर आपके पास में फेज 1 के लिए इन्होंने बोला है कि क्या क्या सब्जेक्ट्स आपके पास रहेंगे, इंग्लिश लैंग्वेज, रीजनिंग एबिलिटी, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड। ठीक है, 30 क्वेश्चन आपका रहेगा इंग्लिश का, 35 क्वेश्चन रहेगा आपका रीजनिंग, और 35 अगेन रहेगा क्वांट का। इसके अलावा यहाँ पर टाइम आपको पूरा 1 घंटे का मिलता है, 20 मिनट के लिए। ठीक है, मोड आपको पता ही है, यहाँ पर इंग्लिश हिंदी रहता है, और इंग्लिश एग्जाम के लिए जो आपका इंग्लिश लैंग्वेज सब्जेक्ट है उसके लिए केवल इंग्लिश ही मोड रहता है। फेज 2 की अब बात करते हैं। तो फेज 2 में यहाँ पर आपको सबसे पहले क्या देना पड़ेगा, सबसे पहले तो रीजनिंग होगी आपकी, फिर आपके पास इंग्लिश लैंग्वेज, जनरल अवेयरनेस, कंप्यूटर नॉलेज और क्वांट। ठीक है, अब सभी में आपके 50-50 क्वेश्चन है, तो टोटल 250 क्वेश्चंस रहेंगे, और मैक्सिमम मार्क्स भी आपके 250 रहेंगे। इसके अलावा यहाँ पर जो आपको टाइम दिया जाएगा हर एक सेक्शन के लिए, ठीक है, वो दिया जा रहा है 40 मिनट आपकी रीजनिंग, इंग्लिश और क्वांट के लिए, एंड जीए और आपका कंप्यूटर नॉलेज के लिए आपको आधा आधा घंटा मिलेगा, 30-30 मिनट टाइम मिलेगा। ठीक है, स्पेशलिस्ट पोस्ट में अगर हम बात करें तो यहाँ पर सबसे पहले तो रीजनिंग के लिए आपको 40, देखो आपको सबसे पहले रीजनिंग, इंग्लिश, जनरल अवेयरनेस, कंप्यूटर नॉलेज और क्वांट सभी में 40-40 नंबर ऑफ क्वेश्चंस मिलेंगे और 40 ही मार्क्स मिलेंगे। टाइम की बात करें तो आपको रीजनिंग में 35 मिनट्स मिल रहे हैं, इंग्लिश में 30 मिनट्स मिलेंगे, जनरल अवेयरनेस में 20 मिनट मिलेंगे, कंप्यूटर नॉलेज में आपको अगेन 25 मिनट मिलेंगे, क्वांट में आपको 35 मिनट्स मिलेंगे। ठीक, और आपकी जो स्पेशलाइज स्ट्रीम है, ठीक है, अब उससे रिलेटेड अगर हम बात करें जहां पर आपकी प्रोफेशनल नॉलेज चेक होगी, वहां आपको 50 क्वेश्चन मिलेंगे 50 मार्क्स के, और टाइम मिलेगा 35 मिनट्स। ठीक है, तो यहाँ पर आपके पास अगेन 250 क्वेश्चंस हैं, 250 यहाँ पर आपके पास क्या रहेंगे, मैक्सिमम मार्क्स रहेंगे। ठीक, चलो अगर बात करें इसके अलावा आपके पास एक डिस्क्रिप्टिव टेस्ट भी होता है जो आपको पता होगा, जिसमें आपके पास सबसे पहले तो इंग्लिश लैंग्वेज जो है वो चेक की जाती है। तो इसमें इन्होंने बोला है ऐसे रहेंगे आपके 10 मार्क्स के, प्रेसी राइटिंग आपकी रहेगी अगेन 10 मार्क्स की, और कॉम्प्रिहेंशन पैसेज जो रहते हैं, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, वो भी आपके 10 मार्क्स के रहेंगे। तो 30 मार्क का आपका ये पूरा का पूरा टेस्ट होता है। ठीक है, कीबोर्ड से टाइपिंग वगैरह करनी होती है, आपको ना बॉक्सेस दे देते हैं और क्वेश्चंस दे देते हैं, तो यहाँ पर आपको मिनिमम स्कोर बता दिया जाएगा कि भाई इतना मिनिमम स्कोर यहाँ पर आपको कवर करना रहेगा, जो कि अगेन कट ऑफ मार्क्स की तरह होता है कि बाकी कैंडिडेट्स का कितना आया है, अकॉर्डिंगली यहाँ पर डिसाइड करते हैं। अच्छा, आपको पता ही होगा यहाँ पर पेनल्टी लगती है आपको रॉन्ग आंसर्स के लिए, है ना, तो आपको ध्यान रखना है कि भाई आप यहाँ पर कौन सा आंसर मार्क कर रहे हो, अदरवाइज अगर आपका यहाँ पर कोई क्वेश्चन गलत हो जाता है तो उसमें आपके लिए पेनल्टी लग जाएगी। ठीक है, अगर कोई भी आपने क्वेश्चन मार्क नहीं किया है तो कोई पेनल्टी भी नहीं लगती, आप उसको छोड़कर भी आ सकते हो। डिस्क्रिप्टिव टेस्ट में ये बोल रहे हैं
कि जो भी क्वेश्चंस है वो स्क्रीन पर दिख जाएंगे कंप्यूटर के, आंसर आपको कीबोर्ड से ही टाइप करना होता है। और यहाँ पर आंसर टाइप करने से पहले पूरा का पूरा कीबोर्ड आप अच्छे से चेक कर लेना कि सब चीजें सही है या नहीं है। और कैंडिडेट्स को 30 मिनट मिलेंगी इनको सॉल्व करने के लिए, ठीक है। 30 मार्क्स का आपको क्वेश्चन है और 30 मार्क्स मिनट्स ही आपको मिल रही हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें यहाँ पर आपको एग्जाम के टाइम पर क्या क्या चीजें लेकर जानी है, कॉल लेटर लेकर जाना है। यहाँ पर आपके पास में जैसे फोटो आईडी प्रूफ हो सकते हैं, आधार कार्ड या वोटर आईडी कार्ड या पैन कार्ड्स भी चल जाते हैं, तो वो सब आप लेकर जा सकते हैं। डीएल भी चल जाते हैं। फोटो कॉपी ले जाएंगे आप यहाँ पर अपने आधार कार्ड की, या जो भी आप फोटो आइडेंटिटी प्रूफ आप प्रोवाइड कर रहे हो, आप ई आधार कार्ड भी यहाँ पर लेकर जा सकते हैं, ठीक है। फिर यहाँ पर हमारे पास में आइडेंटिटी वेरिफिकेशन के लिए ये बोल रहे हैं, ओके, ड्राइविंग लाइसेंसेस भी वैलिड नहीं है और आपके राशन कार्ड्स भी वैलिड नहीं है। तो ड्राइविंग लाइसेंस में अभी जो बोल रही थी वो यहाँ पर आपको वैलिड नहीं रहेंगे। इसके अलावा आपको एग्जाम से, ठीक है, क्या करना होगा, थोड़ा पहले पहुंचना है। तो ये आपको बताया गया है कि भाई रिपोर्टिंग टाइम बताएंगे, उतने टाइम तक आपको पहुंच जाना है। और यहाँ पर आपको जो ड्यूरेशन मिल रही है एग्जाम की फेज 1 के लिए 60 मिनट और 210 मिनट मिलेंगी फेज 2 के लिए, उतना टाइम आपको यहाँ पर एग्जाम सेंटर पर देना पड़ेगा। इसके अलावा बायोमेट्रिक डेटा जो है वो भी कैप्चर किया जाता है आपका, तो ध्यान रखना है, आप साफ सफाई के साथ जाओ। फिर आपका आता है इंटरव्यू, ठीक है। तो यहाँ पर इंटरव्यू तभी होगा जब आपका फेज 2 जो है वो क्लियर हो जाता है और आप उसके लिए शॉर्टलिस्ट हो जाते हैं, ठीक है। इसके अलावा और क्या क्या डॉक्यूमेंट्स आपको इंटरव्यू के टाइम पर लेकर जाने हैं, तो वैलिड इंटरव्यू कॉल लेटर लेकर जाना है, ठीक है। इसके अलावा जो भी आपकी ऑनलाइन एप्लीकेशन है उसका एक वैलिड सिस्टम जनरेटेड प्रिंट आउट, प्रूफ ऑफ डेट ऑफ बर्थ आपको लेकर जाना होगा, जैसे कि आप बर्थ सर्टिफिकेट से जा सकते हो, 10th क्लास की मार्कशीट लेकर जा सकते हो, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पर फोटो आइडेंटिटी प्रूफ आपको लेकर जाना पड़ेगा, जैसे आधार कार्ड, वोटर आईडी कार्ड हो गया। इसके अलावा मार्कशीट्स आपको लेकर जानी है 10th क्लास की, 12th क्लास की, ग्रेजुएशन की, ठीक है। और यहाँ पर प्रॉपर डॉक्यूमेंट्स आपके पास होने चाहिए कि भाई आपका जो रिजल्ट है वो 1 मई 2025 से पहले पहले यहाँ पर आ चुका था। इसके अलावा यहाँ पर डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट्स आपको प्रोवाइड करने पड़ेंगे। अगर एक्स सर्विसमैन है तो अपनी कॉपी देनी पड़ेगी कि भाई हम यहाँ पर डिस्चार्ज हो चुके हैं हमारी ड्यूटीज से, ठीक है। तो इस तरह की चीजें हैं। एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट अगर आप लगा रहे हो, अपना एक्सपीरियंस शो कर रहे हो, तो यहाँ पर ये सारी चीजें आपको करनी रहेंगी, ठीक। चलो, फाइनल सिलेक्शन के लिए यहाँ पर ये बोल रहे हैं कि जो कंबाइंड स्कोर है हमारा वो देखा जाता है मेन एग्जामिनेशन का और इंटरव्यू का, और रेशियो जो है वो आपका 80:20 रहेगा। मेंस का 80% स्कोर लिया जाएगा और बाकी इंटरव्यू का 20% स्कोर आपका लिया जाएगा। इसके अलावा यहाँ पर जो फी है, ठीक है, फी आपकी नॉन रिफंडेबल है। जितने भी कैंडिडेट्स हैं उनके लिए फी कितने की है, यहाँ पर एप्लीकेशन फी रहेगी 1000 रुपए की, ठीक। और अगर हम बात करें SC ST PWD के लिए, मतलब पर्सन विद यहाँ पर बॉन्ड डिसेबिलिटी, उनको यहाँ पर कितना फी देना है, 250 रुपए का यहाँ पर उनको फी पे करना रहेगा, ठीक है। एग्जामिनेशन सेंटर्स आपको प्रोवाइड कर दिए गए हैं। आंध्र प्रदेश में विजयवाड़ा, गुंटूर, विशाखापट्टनम, अंगुल। असम में गुवाहाटी, डिब्रूगढ़, सिलचर, जोरहट, ठीक है। अरुणाचल में भी आप देख लेना ये पूरी की पूरी लिस्ट जो है अपने एग्जाम सेंटर अपने स्टेट्स के अकॉर्डिंग की क्या क्या रहेगी, ठीक है। बाकी आपको जो फेज 2 होता है, मेंस का जो एग्जाम होता है, उसमें थोड़ी सी सिटीज कम होती हैं, फेज 1 में कैंडिडेट ज्यादा होते हैं तो सिटीज भी ज्यादा लेकर चलते हैं, ठीक है। इसके अलावा जब आप अप्लाई कर रहे हो तो एप्लीकेशन रजिस्ट्रेशन का ध्यान रखना, फी पेमेंट करना और डॉक्यूमेंट्स स्कैन कर कर अपलोड कर देना। ऑल्सो यहाँ पर कैंडिडेट्स को याद रखना है ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन डेट जो है वो उनकी 12 जून है, जो कि 3 जुलाई तक चलेगी, ठीक है। यह आपको पूरा का पूरा फोटोग्राफ का बताया है कि फोटोग्राफ जो है वो आपका 4.5 सेंटीमीटर इंटू 3.5 सेंटीमीटर होना चाहिए। सिग्नेचर आपको ब्लैक इंक से करने होते हैं, ये याद रखना। IBPS से रिलेटेड जो भी आप यहाँ पर सिग्नेचर्स करते हो वो आपके ब्लैक इंक से होने चाहिए। लेफ्ट थंब इम्प्रेशन जो आप दे रहे हैं वो व्हाइट पेपर पर ब्लैक या ब्लू इंक से होना चाहिए, ठीक है। अगर कैंडिडेट जो है उन्होंने अपना लेफ्ट थंब नहीं है उनका, ठीक है, तो यहाँ पर वो राइट थंब भी यूज कर सकते हैं। अगर दोनों ही थंब नहीं है तो फिंगर्स को दिखा सकते हैं, ठीक है। अगर फिंगर्स भी नहीं है तो ऐसे में यहाँ पर अगर लेफ्ट हैंड की नहीं है
तो फिर राइट हैंड का शो कर सकते हैं। अगर यहाँ पर राइट हैंड भी नहीं है आपके पास में, कुछ लोग होते हैं ना जिनके पास दोनों ही हाथ नहीं है, तो ऐसी सिचुएशन में क्या होगा, यहाँ पर आप डॉक्यूमेंट्स में ये बात अपलोडेड डॉक्यूमेंट्स में बता देना कि भाई ये सारी चीजें ऐसी हैं। इसके अलावा एक हैंड रिटन डिक्लेरेशन जाता है, ठीक है, वहां पर आपको हैंड रिटन डिक्लेरेशन देना है, जो कि अगेन आपका व्हाइट पेपर पर ब्लैक इंक के साथ में होना चाहिए और वो केवल इंग्लिश में ही होना चाहिए और आप उसको साइन कर दे देंगे, ठीक है। सिग्नेचर्स कैपिटल लेटर्स में बिल्कुल भी नहीं होने चाहिए, वो एक्सेप्ट नहीं रहेंगे। और इसके अलावा लेफ्ट थंब इम्प्रेशन जो आप प्रॉपरली यहाँ पर स्कैन कर प्रोवाइड करोगे। टेक्स्ट जो होगा हैंड डिक्लेरेशन पर वो क्या होगा, आई, जो भी आपका नाम है, hereby declare that all information submitted by me in the application form is correct, true and valid. I will present the supporting document as and when required. ठीक है। इसके बाद में क्या करेंगे हम, यहाँ पर जो भी हमारे पास हैंड रिटन डिक्लेरेशन है, ठीक है, कैंडिडेट की हैंड राइटिंग में, वो हम यहाँ पर प्रोवाइड करते हैं इंग्लिश में। आप ऐसा नहीं कि अपने दोस्तों से डिक्लेरेशन लिखवाओ, खुद से लिखना होगा आपको। आपका हैंड राइटिंग भी देखा जाता है, मैच किया जाता है। चलिए, पेमेंट ऑफ फी आपकी ऑनलाइन रहेगी जैसे मैंने आपको बता दिया, ठीक है। फोटोग्राफ, इमेज, सिग्नेचर्स, ये सारी चीजें हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। यहाँ पर साइजेस का ध्यान रखना कि फोटोग्राफ जो आप प्रोवाइड कर रहे हो उसका फाइल साइज 20 KB से 50 KB होना चाहिए। अगर आप थंब इम्प्रेशन प्रोवाइड कर रहे हैं तो वो ब्लैक इंक से ही होना चाहिए, अगेन उसका साइज भी 20 KB से 50 KB होना चाहिए। हैंड रिटन डिक्लेरेशन आपकी 50 से 100 KB तक जा सकती है, ठीक है। और डॉक्यूमेंट्स आपको अच्छे से स्कैन कर प्रोवाइड करने होते हैं। इसके अलावा और कुछ खास इन्फॉर्मेशन जो है वो यहाँ पर नहीं है आपके लिए, ठीक है। ये कुछ सर्टिफिकेट्स वगैरह के लिए फॉर्म्स हैं कि भाई ये वाले फॉर्म्स जो हैं आपको सर्टिफिकेट्स अगर आप लोग लगाना चाहते हो तो वो आप इस तरीके से लगा सकते हैं। आई होप आपको सारी चीजें समझ में आ गई होंगी। अगर कोई डाउट है तो वो आप पूछ सकते हैं कमेंट सेक्शन में। थैंक यू। एंड ऑल्सो अगर ये वीडियो समझ में आता है तो इसको लाइक करो, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो। हम सभी रेगुलेटरी बॉडीज के एग्जाम्स और यहाँ पर बैंक प्रमोशनल एग्जाम्स को अच्छे से कवर करते हैं आप लोगों के लिए। आई होप अभी आपको कोई और डाउट नहीं रहा होगा। थैंक यू सो मच एवरीबॉडी।